नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बीएसटीसी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 30 जून को आपका एग्ज़ाम है। आपका जो बीएसटीसी का मेगा टेस्ट 5 हुआ था उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को आज अपने हल करेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और आराम से कॉपी पेन लेके पास में पेपर लेके बैठ जाएं। सभी विद्यार्थियों को राम राम। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिए गए विकल्प में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 2, 3, 5 के समान हो। मतलब जो संबंध यहाँ पे 2, 3, 5 में है वह संबंध निम्न में से किसका होगा, यह आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2, 3, 5 एक अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5 एक अभाज्य संख्या है। अब आपको बताना है कि जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे 5, 15 तो भाज्य संख्या है, 5, 9 भी भाज्य संख्या है, 3, 9 भी भाज्य संख्या है। तो हमारा उत्तर है 5, 7, 11 यानी विकल्प नंबर 3। 3 नंबर विकल्प जिनका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो संबंध 13 और 31 में है वह संबंध 17 का किससे होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 13 का उल्टा होता है 31, तो 17 का उल्टा होता है 71। उल्टा किया है, ये 71 जिनका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीवुड फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सिलिकॉन वैली का संबंध है। तो सिलिकॉन वैली का संबंध होता है, 4 विकल्प आपके सामने, फूल से, रसायन से, प्रौद्योगिकी से, परमाणु से। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो संबंध हॉलीवुड का फिल्म से है वो सिलिकॉन वैली का संबंध होगा प्रौद्योगिकी से। किससे होगा? प्रौद्योगिकी से। तो जिनका आंसर प्रौद्योगिकी है उन विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असंगत चुने भविष्य निधि, बीमा, शेयर और वेतन। तो प्यारे विद्यार्थियों, भविष्य निधि के अंदर, बीमा के अंदर, शेयर के अंदर पैसा जमा करवाया जाता है। इन तीनों के अंदर पैसा क्या होता है? जमा करवाया जाता है। चाहे आप भविष्य निधि यानी बचत करें, बीमा करवाएं, शेयर के अंदर जमा करवाएं, लगाएं, लेकिन वेतन में जमा नहीं, वेतन आपको मिलता है। हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या होगा? वेतन, विकल्प नंबर 4। ये जिनका आंसर था बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको बताया था, जब एक बार बायां और दूसरी बार दायां दिया हो तो हम दोनों को जोड़ते हैं। जब एक बार बायां तथा दूसरी बार दायां दिया हो तो दोनों को जोड़ेंगे। वो कह रहा है बाएं छोर से 5वां तथा दाएं छोर से 10वां। तो 5 और 10 कितने होते हैं? 15। और प्यारे विद्यार्थियों, 15 पे क्या होता है? ओ। तो हमारा आंसर होगा ओ। एक बार बायां दूसरी बार दायां दिया हो, दोनों को जोड़ेंगे तो बाएं छोर से 5वें के दाईं और 10वां, 5 और 10 15, 15 पे ओ। अगर एक बार दायां दूसरी बार बायां दिया होता तो भी जोड़ते, फिर जोड़ने पे जो आता उसका विपरीत हमारा उत्तर होता, तो फिर हमारा आंसर होता ओ के सामने एल। लेकिन अब हमारा आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? आराम से समझिए। सबसे पहले क्या लिखा है? ए डबल एल ए एच ए बी ए डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हैं। इलाहाबाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलग अलग तरीकों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो आपको बताया था, सबसे पहले वर्ण कितने हैं? 9। तो हम लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो ए है कितनी बार आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ए कितनी बार आया है? 4 बार। ए कितनी बार है? 4 बार। तो बट्टा में लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब एक के बाद में ये देखेंगे
कि यहाँ पे L कितनी बार है, तो L है 2 बार। L कितनी बार है, 2 बार है, तो आगे लिखेंगे 2 × 1। L के बाद H एक बार है, B भी एक बार है, D भी एक बार है। तो इस प्रकार आपको करना था। अब आप 4 3 2 1 से 4 3 2 1 काट दीजिए। 4 3 2 1 से 4 3 2 1 काट दिया। इस 2 से 6 को काटा, 3 आया। 5 का 3 से 15, 15 का 7 से गुणा करें, ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों 9 × 8 × 7 × 3 × 5। तो 5 का 3, ये 5, ये 3, ये 7, ये 8, ये 9। 5 का 3 से गुणा किया 15, 15 का 7 से गुणा किया 105, 105 का इस 8 से गुणा किया, ये हो गया 840, और इस 840 का 9 से गुणा किया, तो 840 का 9 से गुणा करेंगे। 0 का 9 से किया 0, 9 का 4 से किया 36, हासिल 3, 9 का 8 से किया 72, 72 और 3 75, 7560। ये जिनका आंसर है ये उनका बिल्कुल सही है। ऐसा यहाँ विकल्प में नहीं था, तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होना क्या चाहिए, 7560। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 9 वर्ण है, 9 लिखा। यहाँ पे A कितनी बार आया, 4 बार आया, तो बटा में 4 × 3 × 2 × 1। फिर यहाँ पे L 2 बार है, तो 2 × 1। 4 3 2 1 से 4 3 2 1 काट दिया। 2 से 6 को काटा, 3, 5 का 3 से 15, 15 का 7 से 105, 105 का 8 से गुणा किया, तो ये हो गया 840, और 840 का 9 से गुणा किया, तो ये हो गया 7560। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या तो आता है कौन सा बनाया जा सकता है, और या आता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों आराम से समझो आप। इसमें टी है, यहाँ भी टी है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है। तो पहला तो बनाया जा सकता है। दूसरा देखो, सी है ऊपर, एच है, ए है, टी है, दूसरा भी बनाया जा सकता है। तीसरा देखो, ऊपर टी है, ऊपर ओ नहीं है। ऊपर क्या नहीं है, ओ नहीं है। यहाँ पे ओ है, ऊपर ओ नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों ऊपर ओ नहीं है और यहाँ पे क्या है ओ, तो ये जो टॉर्च है ये नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद है बात आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 2 4 6 का अर्थ है देश की अखंडता, 5 6 7 का अर्थ है समाज की वास्तविकता, और 7 8 2 का अर्थ है देश और समाज। तो निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ और होगा, हमें बताना है। और का मीनिंग क्या है, यहाँ पे और को कैसे लिखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ये देखो और कहाँ है। 2 4 6 का अर्थ है देश की अखंडता, 5 6 7 का अर्थ है समाज की वास्तविकता, और 7 8 2 का अर्थ है देश और समाज। यहाँ और है, तो हमारा आंसर इन तीनों में एक है। ये और है, ये इसी लाइन में आया है, और कहीं नहीं आया। तो जो यहाँ आ गया वो ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर और लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम 7 से 7 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, पीछे क्या बचा, पीछे बचा 8, और ये 8 हमारा उत्तर है। तो और को क्या लिखा जाएगा, 8 यानी 8 लिखा जाएगा। 8 जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि रांची को रायपुर कहा जाता है, रायपुर को पटना कहा जाता है, पटना को कटक कहा जाता है, कटक को भोपाल कहा जाता है, तो बिहार की राजधानी क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी है पटना। क्या है, पटना। और पटना को यहाँ पे क्या कहा गया है, पटना को यहाँ पे कहा गया है कटक। तो हमारा आंसर होगा कटक। अगर इसी प्रश्न के अंदर को की जगह क्या होता, का अर्थ होता, को की जगह क्या होता प्यारे विद्यार्थियों, का अर्थ होता, तो हम ये देखते बिहार की राजधानी पटना,
पटना किसको कहा गया है, रायपुर को पटना कहा गया है, तो हमारा आंसर रायपुर होता। अगर यहाँ पे का अर्थ की जगह मतलब होता, का अर्थ की जगह क्या होता, मतलब होता, तो भी हमारा आंसर रायपुर होता, ध्यान रखें आप। लेकिन यहाँ पे को है, इसलिए हमारा आंसर पटना को क्या कहा गया है, कटक कहा गया है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि किसी कूट भाषा में ही को 26 लिखा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों HE ही को क्या लिखा है 26, H का मान 8 है, E का मान 5 है, 8 और 5 का टोटल होता है 13 और 13 का डबल कर दिया 26। इसी प्रकार SHE S का मान 19 है, H का मान 8 है और E का मान 5 है। 19 8 27 और 5 32 और इस 32 का डबल करेंगे तो 32 का डबल होता है 64 यानी कि 64। अब हमें बताना है दे को क्या लिखा जाएगा, तो आराम से देखो THEY दे। T का मान 20 है, H का मान 8 है, E का मान 5 है और Y का मान 25 है। इनका मान जोड़ करके उसका डबल करना है, तो 20 8 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38 और 20 58। और जब हम 58 का डबल करेंगे तो ये होगा 116, यानी विकल्प नंबर 2 ये जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में गोल क्या लिखा है, GOAL, गोल को BPMH लिखा जाता है। तो पहले तो आप ये समझो कि इसको ये कैसे लिखा, आराम से देखो। G का मान 7 है, O का मान 15 है, A का मान 1 है, L का मान 12 है, B का मान 2 है, P का 16 है, M का 13 है, H का 8 है। सबसे पहले आप इनके वास्तविक मान लिखें। वास्तविक मान लिखने के बाद देखो इस 1 को 2 लिखा है यानी 1 जोड़ दिया, इस 15 को 16 लिखा है 1 जोड़ दिया, इस 7 को 8 लिखा है 1 जोड़ दिया और इस 12 को 13 लिखा है 1 जोड़ दिया। यानी कि पहले वाले को अंत में लिखा है, दूसरे वाले के जस्ट नीचे, तीसरे वाले को सबसे आगे और चौथे वाले को 3 नंबर पर 1 प्लस किया है। अब इसी प्रकार का नियम आगे होना चाहिए। आगे वो कह रहा है माइंड MIND। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तीसरे वाले को 1 नंबर पे लिखा था 1 प्लस करके, तो N में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा O। उसके बाद में 2 नंबर वाले में 1 प्लस करके वहीं लिखा था तो I में 1 प्लस करें J। फिर 1 नंबर वाले को लास्ट में लिखा था 1 प्लस करके, तो M में 1 प्लस करके लास्ट में लिखेंगे N। और फिर लास्ट वाले को 3 नंबर पे लिखा था प्लस करके, तो D में 1 प्लस करके लिखेंगे E। OJEN यही लिखा गया है OJEN। तो इस प्रकार आपको नकल करनी थी और हमें बताना किसका था, हमें बताना था यहाँ पे SOAR। तो ये नकल करने वाला क्वेश्चन है। नकल करने वाले का नया टाइप है, +1 किया है, जैसे उसने किया है वैसे आपको करना है। सबसे पहले G को लास्ट में H लिखा है तो S को लास्ट में 1 प्लस करके लिखेंगे, S का क्या होगा T। O को P लिखा है तो O को क्या लिखेंगे 1 प्लस करके P। A वाले को 1 प्लस करके आगे लिखा है तो A में 1 प्लस करके आगे लिखेंगे तो क्या होगा B। और लास्ट वाले को प्लस करके 3 नंबर पे लिखा है तो R में प्लस करके 3 नंबर पे लिखेंगे S। BPST ऐसा विकल्प है 1 नंबर और यही आपका आंसर है। आपका आंसर जिनका 1 नंबर उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये था कोडिंग डिकोडिंग का टाइप, समझ में आ गया होगा। +1 किया, G को H लिखा तो S को T लिखा, O को P लिखा तो O को P लिखा, A को B लिखा तो A को B लिखा, L को M लिखा तो हमने R को 1 प्लस करके S लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3/5 × 75 डिवाइड 3 बटा में 28 डिवाइड 4 मल्टीप्लिकेशन 12 + 23 बटा में 18 - 13 बराबर क्या आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आराम से देखो, सबसे पहले 3/5 इंटू
इस 75 में 3 का भाग दिया, 75 में 3 का भाग दिया, कितना आया 25। नियम बोर्डमास में सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव होता है। तो 75 में 3 का भाग दिया 25 और 28 में 4 का भाग दिया तो 7 आया। तो ये हो गया 25 बटा में 7 इंटू 12 प्लस 23 कितने होते हैं 35। 12 में 23 जोड़ दिया 35 और 18 में 13 घटा दिया तो 5 इंटू हो गया 35 बटा में 5। अब इसको काट देंगे। इस 5 से 25 को काटा, कितनी बार कटा 5 बार भाग गया। इस 7 का भाग 35 में दिया 5 बार गया। इस 5 से इस 5 को काट दिया तो ये 3 का 5 से गुणा किया, कितना हो गया 15। तो जिनका आंसर 15 है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। बोर्डमास के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ करोगे, फिर घटाओगे। ध्यान रखना, भाग गुणा जोड़ घटाव, ये नियम लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंखला का है। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ऐसा आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि यह श्रृंखला पेपर में बार बार आ रही है, इसे अच्छे से याद करें। तो देखो, आपको कहा था ना कि क्यूब में वर्ग जोड़ सकता है, क्यूब में वर्ग घटा सकता है, ये आप ध्यान रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का 512, इस प्रकार क्यूब चलेगी। वर्ग की बात करें, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का वर्ग 64। अब आप इसमें घटा दीजिए। क्यूब में वर्ग घटा भी सकता है, क्यूब में वर्ग जोड़ भी सकता है। 1 में 1 घटाया 0, 8 में 4 घटाया 4, 27 में 9 घटाया 18, 64 में 16 घटाया 48। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 48। 125 में 25 घटाया 100, 216 में 6 का वर्ग 36 होता है प्यारे विद्यार्थियों। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। 216 में 36 घटाया तो 180, 343 में 49 घटाया तो 294 और 512 में 64 घटाया तो 12 में 4 घटाया 8, 10 में 6 घटाया 4 और ये हो गया 448। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पूछा था यानी 4 18 के बाद में क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 48। 48 जिनका आंसर था बिल्कुल सही था और आपको बताया भी था कि या तो 48 की जगह पूछता है या कई बार यहाँ पूछता है 100, कई बार यहाँ पूछेगा 180 और कई बार नेक्स्ट पूछेगा तो 448। क्यूब में वर्ग जोड़ भी सकता है, क्यूब में वर्ग घटा भी सकता है। तो यहाँ पे क्यूब माइनस वर्ग किया था, क्यूब माइनस स्क्वायर, क्यूब माइनस स्क्वायर का नियम था। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अंतर से देखोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ये नियम ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 1 और 2 3, 3 और 4 7। तो 1 में 2 जोड़ा 3 और 3 में 4 जोड़ा 7, तो 2 4 आगे अगर 6 जोड़ें तो 7 और 6 13 और 13 में 8 जोड़ें तो 13 और 8 21। तो यहाँ पे आ गया 13। अब ऊपर से देखें, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो हमारा आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 13। समझ में आ गया ना, कितना आसान क्वेश्चन था। एक छोड़ के देखो, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21। तो जिनका आंसर 13 था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। P Q से छोटा नहीं है। वो कह रहा है जो P है वो Q से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो या तो P Q से बड़ा है और या P Q के बराबर है। आप मुझे कहो कि सर हम आपसे छोटे नहीं हैं,
तो छोटे नहीं हो, या तो बड़े हो और या बराबर हो। मैं आपको कहूं कि मैं आपसे छोटा नहीं हूं, तो या तो आपसे बड़ा हूं और या आपके बराबर हूं। ध्यान रखना, पी क्यू से छोटा नहीं है, तो पी क्यू से या तो क्या है, बड़ा, और या क्या है, बराबर। एस आर से छोटा नहीं है, फिर वो कह रहा है जो एस है वो आर से छोटा नहीं है, तो या तो एस आर से बड़ा है और या एस आर के बराबर है। फिर कह रहा है क्यू आर से लंबा है, जो क्यू है वो आर से लंबा है, तो जो क्यू है वो आर से लंबा है और एस आर से छोटा नहीं है। तो इस प्रकार की श्रृंखला बन जाएगी। पी क्यू से छोटा नहीं है, तो पी क्यू से या तो क्या है, बड़ा, पी क्यू से या तो क्या है, बड़ा है, और या पी क्यू के बराबर है, क्योंकि पी क्यू से छोटा नहीं है। एस आर से छोटा नहीं है, एस आर से छोटा नहीं है, तो या तो एस आर से क्या है, बड़ा, या तो एस आर से क्या है, बड़ा है, और या एस आर के क्या है, बराबर है। क्यू आर से लंबा है, और फिर वो कह रहा है जो क्यू है वो आर से क्या है, लंबा है। तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, पी क्यू से लंबा है। पहला है पी क्यू से लंबा है, तो प्यारे विद्यार्थियों पी क्यू से लंबा है, लंबा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो पहली बात बिल्कुल सत्य नहीं है। दूसरा, आर पी से छोटा है, आर जो है वो पी से छोटा है, ये आर है ये पी से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, एस आर से लंबा है, एस आर से लंबा भी है, हो सकता है बराबर भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है कि लंबा है बराबर है, तो ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। और फिर क्यू न ही लंबा है और न ही एस से छोटा है, जो क्यू है वो न तो एस से लंबा है और न एस से छोटा है, तो ये भी गलत है। अब इसे दोबारा समझ लीजिए, इधर देखो, ऐसे था, इस प्रकार था क्वेश्चन, पी क्यू से छोटा नहीं है, तो पी क्यू से छोटा नहीं है, पी क्यू के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है जी, हमने बराबर लिख दिया। पी क्यू से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। एस आर से छोटा नहीं है, तो एस आर से या तो बड़ा है या एस आर के क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है क्यू आर से लंबा है, और जो क्यू है वो आर से लंबा है, तो बताओ पी क्यू से लंबा है ना जी, जितनी संभावना लंबे की है उतनी बराबर की भी है, तो पहला गलत। फिर आर पी से छोटा है, आर है वो पी से छोटा है, बिल्कुल सही। एस आर से लंबा है, नहीं जी, एस आर से लंबा हो सकता है लेकिन बराबर भी तो हो सकता है। और नंबर 4, क्यू न ही लंबा है और न ही एस से छोटा है, वो कह रहा है क्यू न तो एस से लंबा है और न एस से छोटा है, तो ये बात भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 3, ये जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आपत्ति लगाई थी, उनके समझ में नहीं आया था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों 2 नंबर आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिश्ते नाते का क्वेश्चन है, और रिश्ते नाते के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में नई चीज क्या थी, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी पहले वाला दूसरे का भाई है, पहले वाला दूसरे का भाई है, पहले पी पी बाद में क्यू क्यू, पहले वाला दूसरे का भाई है, और यहाँ पे गुणा का अर्थ क्या है, भाई। फिर कह रहा है पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे प्लस का अर्थ है माता जी या माँ, लेकिन दूसरे वाला देखो क्यू बाद में है, यहाँ क्यू पहले है, तो दूसरे वाला पहले की माँ है, ध्यान रखना। प्लस का अर्थ है दूसरे वाला पहले की माँ है। फिर P माइनस क्यू, माइनस का अर्थ बहन, और Q बाद में है, बाद वाला पहले की बहन है, तो इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है, ध्यान से समझे। यहाँ P पहले, यहाँ P पहले, लेकिन यहाँ P बाद में है और Q पहले है, यानी बाद वाला पहले, बाद वाला पहले, और सबसे पहले पहले वाला पहले। तो गुणा का अर्थ तो है भाई और पहले वाला दूसरे का भाई, प्लस का अर्थ है माता जी और दूसरे वाला पहले की माता जी, माइनस का अर्थ है बहन और दूसरे वाला पहले की बहन, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है पिताजी और पहले वाला दूसरे का पिताजी। पी पहले है क्यों बाद में है, बाद में है, तो भाग का अर्थ पिताजी है, लेकिन पहले वाला दूसरे का पिताजी है, तो पहले और चौथे में तो नियम सेम, पहले वाला पहले और बाद वाला बाद, और दूसरे और तीसरे में नियम सेम, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद। चलो जी, अब करते हैं क्वेश्चन। तो वो कह रहा है टी आर का भतीजा है, किस समीकरण से पता चलेगा कि टी आर का भतीजा है, तो इस क्वेश्चन को आप करें
और सोच करके आंसर दें। मुझे आपके आंसर का इंतजार है। हाँ जी विद्यार्थियों, देखिए आप, सबसे पहले पहली समीकरण क्या है? पहली समीकरण है r गुणा जे, r गुणा जे भाग टी गुणा के। r गुणा जे भाग टी गुणा के। तो सबसे पहले जिसका नाम पहले उसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम पहले किसका है? r का है। r के बाद में चिन्ह गुणा का है, गुणा का अर्थ है भाई, और पहले वाला दूसरे का भाई है। तो यहाँ पे r भाई है, ये r भाई किसका है? j का है। j के बाद में चिन्ह भाग का है, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है पिताजी। तो ये j पिताजी है। किसके पिताजी है? जो इसके बाद में आए, तो ये j पिताजी है t के। हाँ, भाग का अर्थ पिताजी, और पहले वाला दूसरे के पिताजी है, p q का पिताजी है। तो यहाँ पे j t के पिताजी है, और t के बाद में चिन्ह है गुणा का, और गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है भाई, गुणा का अर्थ भाई है, और पहले वाला दूसरे का भाई है। तो ये t भाई है। ये किसका भाई है? तो t भाई है k का। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाई तो भाई का भी होता है, और भाई तो बहन का भी होता है। अब हमें बताना है t r का भतीजा है। ये जो t है वो r का भतीजा है। तो t के पिताजी j है, और पिताजी के भाई चाचा या ताया। तो t r का भतीजा है, यानी पहली ही समीकरण बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ थी, लेकिन पूछा बिल्कुल आसान सा था। इस बात का आप ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या था? भाई, लेकिन पहले वाला दूसरे का भाई। प्लस का अर्थ माताजी, लेकिन दूसरे वाला पहले के माताजी। माइनस का अर्थ बहन, दूसरे वाला पहले की बहन। और बा का अर्थ पिताजी, लेकिन पहले वाला दूसरे का पिताजी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे मुश्किल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस बात के लिए आप तैयार रहना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें और बताएं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर शब्दों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देखो, सी सब में कॉमन है, हमें सी से पता नहीं चला। आर सब में कॉमन है, हमें आर से पता नहीं चला। आई सब में कॉमन है, हमें आई से पता नहीं चला। अब यहाँ पे टी, यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ टी। तो एस से एस कट गया। अब यहाँ पे टी टी बचा, यहाँ एस से एस कट गया। आई पहले आता है, पी पहले आता है, आई पहले आता है। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर, सबसे पहले 3 नंबर। 3 की तुलना हो रही थी 4 से, फिर 4 नंबर। टी से टी कट गया, आई से ई पहले आता है, फिर आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी विकल्प नंबर 1। ये जिनका आंसर था उन विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है। तो जिनका आंसर है विकल्प नंबर 1, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा, ये है सुनीता जी। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा, और क्या कहा ध्यान से सुनो आप। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा कि वह मेरे पिता की, निकिता कह रही है कि वह कौन? सुनीता, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी। इकलौती बेटी कौन होगी? निकिता। इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है कौन? सुनीता। तो हम सुनीता का डायग्राम यहाँ बनाएंगे, ज़्यादा समझ में आए। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। तो निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? निकिता सुनीता की माँ होगी। तो जिनका आंसर माँ है उनका आंसर प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक समान सा होता है?
मतलब सेम डेट को सेम डे होता है, महीनों के कैलेंडर सेम की बात हो रही है, तारीख सेम होगी तो वार सेम होगा, डेट सेम होगी तो डे सेम होगा, दिन भले ही कम ज़्यादा हो। और उसने ये भी नहीं कहा कि साधारण वर्ष होना चाहिए या लीप वर्ष, सीधा पूछा है। तो साधारण और लीप दोनों में बात कॉमन होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर साधारण वर्ष में भी सेम होता है और लीप वर्ष में भी सेम होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा अप्रैल और जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1982 को क्या वार होगा? 18 दिसंबर 1982 वार क्या था? रविवार था। बताना है 23 दिसंबर 1984 को। आराम से समझो, अगर मैं यहाँ पे 18 दिसंबर की ही बात करूँ, 18 दिसंबर 82 को दे रखा है और 18 दिसंबर 83 की बात करूँ तो दोनों में तारीख सेम, महीना सेम। अगर तारीख सेम, महीना सेम, दोनों वर्ष साधारण हो तो हम एक दिन आगे चलते हैं। एक वर्ष साधारण हो, दूसरा वर्ष लीप हो, लीप की 29 फरवरी बीच में आए तो 2 दिन आगे चलते हैं। और यदि लीप वर्ष की 29 फरवरी बीच में नहीं आए तो हम एक दिन आगे चलते हैं। तो आप आराम से समझो। सबसे पहले ये बताओ कि 1982 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? ये जो 1982 है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये आपको बताना है। बताइए आप, 1982 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों 1982 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता कैसे लगेगा? किसी भी वर्ष के अंदर हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो लीप वर्ष है, नहीं जाए तो साधारण वर्ष है। लेकिन शताब्दी वर्ष के अंदर हम 4 का नहीं 400 का भाग देते हैं, ध्यान रखना। तो ये साधारण वर्ष है। यहाँ रवि है तो साधारण वर्ष में तारीख सेम, महीना सेम, दोनों वर्ष साधारण हो तो हम एक दिन आगे चलते हैं। तो रवि का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों 18 दिसंबर 1984 की बात करें, ये तो 83 को है। अब ये 1984 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, 29 फरवरी बीच में भी आ रही है तो हम 2 दिन आगे जाएंगे। तो सोम के बाद में मंगल और बुध, यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? बुधवार होगा। और हमें 18 दिसंबर नहीं, हमें 23 दिसंबर का बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो 23 दिसंबर 1984 को वार बताना है। 18 में 5 जोड़े 23, बुधवार में 5 जोड़ दीजिए। चाहे बुधवार में 5 प्लस कर दो, चाहे 2 माइनस कर दो, बात क्या है? एक ही है। तो 2 माइनस किया तो हमारा आंसर हो गया सोमवार। और यदि हम बुधवार में 5 प्लस भी करें तो गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? सोमवार। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो छोटा क्वेश्चन था। यदि यहाँ पे वर्षों के अंदर 50 वर्षों का, 100 वर्षों का, 200 वर्षों का अंतर होता तो हम इसे डायरेक्ट कर लेते। बहुत आसान सा तरीका है। हाँ, तो समझ में आ गया। 18 दिसंबर 1982 को रविवार है, 18 दिसंबर 1983 को सोमवार होगा क्योंकि दोनों वर्ष साधारण है। 84 लीप है तो 2 दिन आगे चलेंगे, सोम से मंगल और बुध। 18 दिसंबर को बुधवार है तो 23 दिसंबर को 5 दिन बाद सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक छात्र ने छात्रवृत्ति का आधा हिस्सा कपड़ों पर, मान लो उसके पास कुल इनकम थी वो अपने आप में कितने परसेंट थी? 100% थी। छात्रवृत्ति का आधा हिस्सा कपड़ों पर, जो उसके पास 100% था उसका 50% कहाँ खर्च कर दिया? कपड़ों पर खर्च कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों आधा हिस्सा कपड़ों पर। अब उसके पास 100 रुपये बचे, आधा हिस्सा कपड़ों पर व उसका आधा हिस्सा किताबों पर, वह उसका आधा हिस्सा, उसका किसका? जो बचा है उसका। दोबारा देखिए, एक छात्र ने छात्रवृत्ति का आधा हिस्सा कपड़ों पे खर्च कर दिया। हमें नहीं पता उसके पास कितने रुपए थे। मान लीजिए उसके पास 100 रुपये हैं तो आधा खर्च कर दिया, कितना कर दिया? 50। उसका आधा किताबों पर खर्च कर दिया। अब जो 50 बचा उसका आधा किस खर्च कर दिया? किताबों पर, यानी 50 का आधा 25। अब उसके पास 100 रुपये बचे हैं तो कुल छात्रवृत्ति कितनी है? तो अगर 25 रुपये बचते तो 100 रुपये होते और 100 बचे हैं तो कुल छात्रवृत्ति कितनी है?
400 रुपये। आप ऐसे भी कर सकते हो और दूसरा तरीका भी देखो। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 50% उसने कपड़ों पर खर्च किया, पीछे बचा 50% और 50% जो बचा उसका आधा हिस्सा किताबों पर खर्च किया, यानी 25% किताबों पर खर्च कर दिया, तो पीछे कितना बचा 25%, परसेंट में तो 25 है और रुपए कितने बचे 100। 25% का मान 100 है तो 1% का मान कितना हो गया 4 और 100% का मान कितना होगा 400 रुपये। तो उसके पास कुल कितने रुपए थे 400 रुपये थे। उन 400 में से आधा हिस्सा यानी 200 रुपये किस पे खर्च कर दिए, कपड़ों पर। कुल रुपए थे 400, कुल रुपए कितने थे 400। उसके पास कुल 400 रुपये थे, कपड़ों पर खर्च कितने किए आधे यानी 200 रुपये। अब जो 200 रुपये बचे उसका आधा हिस्सा किताबों पर खर्च किया, तो किताबों पर खर्च किया 100 रुपये। अब उसके पास शेष कितने रुपए बचे, और शेष रुपए बचे 100 रुपये। प्यारे विद्यार्थियों, तो जिनका आंसर 400 है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1 घंटी हर 3 मिनट में बजती है वह दूसरी प्रत्येक 4 मिनट पर बजती है। 10 बजे दोनों घंटियां एक साथ बजने के उपरांत दोबारा एक साथ कब बजेगी। 1 घंटी बजती है प्रत्येक 3 मिनट पर, दूसरी बजती है प्रत्येक 4 मिनट पर। 10 बजे दोनों घंटियां एक साथ बजी, दोबारा एक साथ कब बजेगी। तो इसमें छोटी घंटी जो जल्दी जल्दी बजती है पहले उसे बजाएंगे, तो 3 वाली बजेगी आगे 6 मिनट पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे। 4 वाली बजेगी 8 पे, फिर 12 पे। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 12, तो 10:12। ये जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 6 टीम एक फुटबॉल प्रतियोगिता में, प्रत्येक टीम को शेष अन्य सभी टीम से एक एक मैच खेलना है। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सूत्र है n × n-1/2। तो यहाँ पे टीम कितनी है, टीम है 6, तो 6 × 5/2 हमारा आंसर क्या होगा 15 होगा। 6 का 5 से गुना किया 30, 30 का आधा 15। अगर 6 की जगह 5 टीम होती तो हमारा उत्तर क्या होता, हमारा उत्तर होता 10। 4 टीम होती तो 4 × 3/2 6। 3 टीम होती तो 3 × 2/2 3। और 2 टीम होती तो 2 × 1/2 1। अगर 2 टीम होती तो 1 मैच खेलती, अगर 3 टीम होती तो 3 मैच खेलती, अगर 4 टीम होती तो 6 मैच खेलती, और यदि 5 टीम होती तो 10 मैच खेलती, और यदि 6 टीम है तो मैच कितने खेले जाएंगे 15 खेले जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों इसका सूत्र क्या है n × n-1/2। चाहे मैच खेलने का क्वेश्चन आए, चाहे उपहारों का क्वेश्चन आए, चाहे हाथों की संख्या आए, तो यही सूत्र लगेगा। अगर यहाँ पे हाथों की रस्म आती, क्या आती, क्योंकि 2 व्यक्ति मिलकर एक मैच खेलते हैं, हाँ, तो चाहे मैच खेलने की आए चाहे आपके हाथों की रस्म आए तो यही सूत्र है। यदि हाथों की संख्या आता या उपहार आते तो हमारा सूत्र होता n × n-2, n × n-1, n × n-1 फिर बटा में 2 नहीं लगता। प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 15। दोबारा बता दूं, चाहे खेलों का पूछे, चाहे हाथों की रस्म पूछे, हाथों की रस्म पूछे, एक ही बात है। अगर हमारे से उपहार के बारे में पूछता या हाथों की संख्या पूछता तो बटा में 2 नहीं आता। इसलिए कुछ विद्यार्थी कह रहे सर बटा में 2 नहीं आएगा। प्यारे विद्यार्थियों बटा में 2 तब नहीं आएगा जब या तो हमारे से क्या पूछे उपहारों की संख्या, या हमारे से पूछे कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हाथों की संख्या, हाथों की संख्या पूछे, हाथों की रस्म पूछे, खेल की संख्या पूछे, तो बटा में 2 आएगा। ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
सुरेश के पास कुछ बतख और कुछ भेड़ है, इनके कुल सिरों की संख्या 81 है और कुल पैरों की संख्या 268 है। सुरेश के पास कितनी भेड़ है? प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताया था सिर से पैर हमेशा ज़्यादा होते हैं, सिर से पैर हमेशा ज़्यादा होते हैं। आप जितने विद्यार्थी मुझे लाइव देख रहे हो, जितने सिर है उनसे डबल यहाँ पे पैर है। और अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो जितनी कुर्सियाँ हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा कुर्सी के पैर यानी कुर्सी की टांगे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आएगा, एक 2 पैर वाला और एक 4 पैर वाला, ऐसा क्वेश्चन आपके BSTC एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या का आधा करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या का आधा करेंगे। बड़ी संख्या हमेशा पैरों की होगी। 268 का आधा किया तो ये हो गया 134। आधा करने पर जो आए उसमें छोटी संख्या यानी सिरों की संख्या घटाएंगे 13 में 8 गए 5, घटाते ही ये 4 पैरों वाले ज्ञात हो जाएंगे। पीछे बचेंगे वो 2 पैर वाले होंगे। 81 में से 53 घटाया, 53 4 पैर वाले हैं तो 53 घटाया 63, 73, 83, पीछे बचे 28, ये है 2 पैर वाले। अब चाहे इनको आप चेक कर लो, 53 4 पैर वाले हैं, 28 2 पैर वाले हैं। इसका 4 से गुणा करें, 4 का 3 से किया 12 हासिल 1, 4 का 5 से 20 और 1 21, 212 पैर हो गए। 28 का 2 से किया 56 और 212 तो ये हो गया 268। कितना हो गया? 268। ये हो गई पैरों की संख्या। और ये 28 और 53 तो 8 और 3 11 का 1, 5 2 7 और 1 8, ये हो गई सिरों की संख्या। हमारे से पूछा है सुरेश के पास कितनी भेड़ है। भेड़ के पैर होते हैं 4, भेड़ के टांगे कितनी होती है 4, तो 4 पैर वाले कितने हैं? 53 हैं। यदि 2 पैर वाले पूछता, बतख पूछता, तो हमारा आंसर होता 28। सबसे पहले बड़ी संख्या का आधा करेंगे, आधा करने पर जो आए उसमें छोटी संख्या घटाएंगे, घटाते ही 4 पैरों वाले ज्ञात हो जाएंगे, जो पीछे बचेंगे वो 2 पैर वाले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2400 सिपाहियों का एक समूह ट्रेन में यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 24 सिपाही पर एक कप्तान है तो यहाँ कुल कितने कप्तान हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल सिपाही है 2400 और प्रत्येक 24 सिपाही पर एक कप्तान है। तो यहाँ पे 2400 में हम 24 का भाग नहीं देंगे, प्रत्येक 24 पर एक कप्तान है तो 24 प्लस 1 25 का भाग देंगे। तो 2400 में भाग किसका देंगे? 25 का। तो जब हम 2400 में 25 का भाग देंगे तो आप आराम से देखो, 25 का भाग दिया 9 बार, 25 का भाग दिया 9 बार 225, पीछे बचा 15, ऊपर से लगाया 0। 25 का भाग दिया 6 बार 150, तो हमारा आंसर होगा 96। कुछ विद्यार्थी यहाँ पे 100 करके आ गए जिनका आंसर गलत है। तो भाग यहाँ पे 24 का नहीं 25 का देना है। 25 का क्यों देना है? क्योंकि प्रत्येक 24 सिपाहियों पर एक कप्तान है, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 40 लड़कों की एक पंक्ति में अशोक दाएं से 14वें स्थान पे है, बाईं ओर से उसका स्थान बताओ। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं या कुल लड़के कितने हैं? तो यहाँ पे कुल लड़के हैं 40। कुल लड़के कितने हैं? 40। अशोक का दाएं से कौन सा नंबर है? अशोक का दाएं से नंबर है 14वां। अशोक दाएं से 14वें नंबर पर है, तो हमें उसका बाएं से स्थान बताना है। तो कुल में से जो दाएं या बाएं दिया है पहले उसे घटाएंगे, घटाने पर जो आए उसमें एक जोड़ेंगे। तो 40 में 14 घटाए कितने बचे? 26। अब 26 तो दूसरी तरफ बचे और हमें उसका दूसरी तरफ से स्थान बताना है। तो 26 में एक प्लस करेंगे, हमारा आंसर होगा 27। ये 27 जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी विद्यार्थियों, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कर सही उत्तर देना है, महिलाएं, माताएं और बच्चे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देखो, जितनी भी माताएं हैं वो सब महिलाएं हैं। अगर कोई माँ होगी तो वो 100% महिला ही होगी। तो सभी माता महिला है और कुछ महिला बच्चे हैं। कुछ महिला क्या है? बच्चे, क्योंकि बच्चे के अंदर महिला और पुरुष
दोनों आते हैं, बच्चे दो ही अच्छे। तो कुछ महिला बच्चे हैं, कुछ बच्चे महिला है, कोई माता बच्चा नहीं है और कोई बच्चा माता नहीं है। तो इस प्रकार का विकल्प नंबर 4 ये जिनका आंसर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सारी माँ महिला होती है लेकिन कोई माँ बच्चा नहीं होती, कोई माँ बच्चा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में WAR को लिखा जाता है 39। तो प्यारे विद्यार्थियों, W का मान 23, 1 का 1 और R का 18, इनका टोटल किया तो 23 और 1 24, 34 और 8 42, लेकिन लिखा कितना है 39। तो हम इसका विपरीत मान देखेंगे। W के सामने होता है D, A के सामने होता है Z और R का विपरीत होता है I। D का मान 4, Z का मान 26, I का मान 9, 4 26 30 और 9 39, यानी विपरीत वर्ण का मान लिख करके जोड़ा है। आगे वो करे ZIP, इसको लिखा जाता है 30। तो Z के विपरीत A का विपरीत I का विपरीत R और P का विपरीत K। A का मान 1 है, R का 18 है, K का 11 है। 1 18 19 और 11 30। उसी सांकेतिक भाषा में हमें बताना है YES, यस का मान क्या होगा। तो Y के सामने B होगा, E के सामने V होगा, S के सामने H होगा। YBEVSH, B का मान 2 है, Y का मान 22 है, H का मान 8 है। तो 8 22 30 और 2 32, जिनका आंसर 32 है उन विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक निश्चित कूट भाषा में साइट SITE, S का मान 19 होता है, W का मान 23 होता है, प्लस कर दिया 4, I का 9, M का 13 प्लस 4, T का 20, X का 24 प्लस 4, E का 5, I का 9 प्लस 4। तो प्यारे विद्यार्थियों प्लस 4 किया है। इसी प्रकार M का 13, Q का 17, A का 1, E का 5, K का 11, O का 15, E का 5, I का 9 प्लस 4 किया है। तो T का मान 20 होता है, 20 और 4 24, 24 पे होता है X। E का मान 5, 5 और 4 9 पे I। R का 18, 18 और 4 22 पर V। M का 13, 13 और 4 17 पर Q। XIVQ, यानी विकल्प नंबर 1 जिनका आंसर है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो नियम क्या था, प्लस 4 किया, प्लस 4 किया है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षर के स्वर, यहाँ पे क्या लिखा है, स्वर के प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंब की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे 11 वर्ण होते हैं जो सेम दिखाई देते हैं। एक बात करते हैं वर्ण की, एक होता है वर्ण, एक होता है व्यंजन और एक है स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे 11 वर्ण हैं जो सेम दिखाई देते हैं। दर्पण में देखने पर कौन कौन से, A H I, M O T U V W X और Y, ये 11 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। AHIMOTUVWXY, ये 11 वर्ण हैं जो सेम दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें स्वर की, यहाँ पे क्या पूछा है स्वर, तो स्वर कौन कौन से, यहाँ पे A है, I है, O है, U है। स्वर है 4, AIOU जो सेम दिखाई देते हैं। तो हमारा आंसर होगा 4। आंसर क्या होगा 4। स्वर पूछे तो 4, वर्ण पूछे तो 11 और व्यंजन पूछे तो 7। क्योंकि 11 में से 4 स्वर निकाल दीजिए, पीछे व्यंजन कितने बचे 7। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 11 वर्ण
सेम दिखाई देते हैं। जिनमें से व्यंजन की बात करें तो व्यंजन 7 है और हम स्वर की बात करें तो स्वर 4 है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि दर्पण MN रेखा पर है तो निम्न चित्र की दर्पण छवि क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूछा तो दर्पण छवि है लेकिन दर्पण नीचे है। तो जब दर्पण नीचे हो तो हमें नियम दर्पण का नहीं, यहाँ पे नियम लगेगा जल प्रतिबिंब का। यदि दर्पण नीचे या ऊपर हो तो नियम किसका लगेगा, जल प्रतिबिंब का। या आपसे क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो क्षैतिज का जय हमें याद किसकी दिलाता है, जल की याद दिलाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है लेकिन दर्पण नीचे है तो नियम जल का लगेगा। तो जल में ऊपर वाला नीचे दिखाई देता है, नीचे वाला ऊपर दिखाई देता है। जल में पहले वाला पहले दिखाई देता है, दर्पण में पास वाला पास दिखाई देता है, दायां बायां चेंज होता है। और जल में ऊपर वाला नीचे। तो सबसे पहले टी इस प्रकार हो जाएगा, फिर ये ऐसे। ऐसी आकृति कौन सी है, 1 नंबर। ऐसी आकृति कौन सी है, 1 नंबर। तो हमारा आंसर है विकल्प नंबर 1। ये जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वे नायक चुने जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, महिलाएं, शोधकर्ता और अंतर्मुखी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ महिलाएं शोधकर्ता होती है और कुछ महिलाएं अंतर्मुखी होती है। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम मान लीजिए आप महिलाओं का है, ये किसका है, महिलाएं। ये डायग्राम है शोधकर्ता और ये है अंतर्मुखी। पढ़ा है ना आपने, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। हाँ जी। तो अंतर्मुखी, कुछ महिलाएं अंतर्मुखी होती है, कुछ महिलाएं शोधकर्ता होती है, कुछ शोधकर्ता महिलाएं हैं, कुछ शोधकर्ता अंतर्मुखी है, कुछ अंतर्मुखी शोधकर्ता है, कुछ अंतर्मुखी महिलाएं हैं। तो ऐसा विकल्प है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक सतह छोड़ के दूसरी सतह उसके विपरीत होती है पासे के अंदर। तो यहाँ पे n के विपरीत s है और t के विपरीत r है और z के विपरीत k है। आया समझ में। तो n के विपरीत क्या है, s, t के r, z के k। तो वो कह रहा है z के विपरीत क्या होगा, तो z के विपरीत होगा k। ये आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले मुख्य 4 दिशाएं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखो, वो कह रहा है यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है, ये जो पश्चिम है ये दक्षिण हो जाता है, पहले की जगह दूसरा लिखना है। तो पश्चिम की जगह हम क्या लिखेंगे, दक्षिण। पश्चिम की जगह क्या लिखेंगे, दक्षिण लिखेंगे। यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है, ये पश्चिम की जगह दक्षिण आ गया, तो ये 90 डिग्री घड़ी की दिशा में सभी दिशाएं घूमेंगी। तो ये पश्चिम कहाँ चला जाएगा, उत्तर की जगह। ये पश्चिम कहाँ चला जाएगा, उत्तर की जगह। ये उत्तर कहाँ आएगा, पूर्व की जगह। और ये पूर्व कहाँ आएगा, दक्षिण की जगह। अब वो कह रहा है उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर की जगह क्या चला जाएगा, पश्चिम चला जाएगा। तो हमारा आंसर है पश्चिम। और पूर्व की जगह क्या आएगा, पूर्व की जगह उत्तर आएगा। अब हमें यह नहीं बताना उत्तर कहाँ चला गया, उत्तर तो चला गया पूर्व की जगह, लेकिन हमें यह बताना है उत्तर क्या होगा। जहां पहले उत्तर था वहां अब क्या है, वहां अब पश्चिम है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन प्रातःकाल। तो सबसे पहले प्रातःकाल का समय है। धूप निकलने के बाद 2 मित्र पंकज और गोपाल एक खुली जगह पर खड़े होकर आपस में आमने सामने मुंह करके बात कर रहे थे। यदि पंकज की परछाई उसके किसके, यदि दोनों व्यक्ति हो तो जो उसके से पहले आए उसी के लिए। तो पंकज की परछाई उसके किसके, पंकज के। पंकज की परछाई यहाँ पे पंकज के दाहिने ओर पड़ रही थी। तो पंकज का चेहरा किस दिशा में था। तो सबसे पहले प्रातःकाल यानी सूर्य कौन सी दिशा में होगा, पूर्व में। जब सूर्य पूर्व में है तो छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। छाया कहाँ बनेगी, पश्चिम में। छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। वो कह रहा है पंकज और गोपाल
एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खड़े थे। पंकज की परछाई उसके किसके, पंकज के दाईं ओर पड़ रही थी। पंकज की परछाई पंकज के दाईं ओर, इसका मतलब यहाँ कौन है, यहाँ पंकज है और यहाँ कौन है, यहाँ पर गोपाल है। पंकज की परछाई पंकज के दाईं ओर, हमारा दायां इधर है तो इसका दायां इधर है। पंकज की परछाई पंकज के दाईं ओर है तो पंकज का चेहरा किस दिशा में है, तो नीचे की ओर मुंह है, दिशा कौन सी होगी, दक्षिण। जिनका आंसर दक्षिण है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, यदि दोनों व्यक्ति हो, उसके वर्ड आए तो जो उसके से पहले आए उसके लिए उसका वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल चुने, नींबू, नारंगी, सेब और छोटा चकोतरा। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आ गए कि सर छोटा चकोतरा क्या होता है, नारंगी सुना है, नींबू देखा हुआ है, सेब देखा है, हाँ छोटा चकोतरा क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो फल आपके सामने है ये है छोटा चकोतरा। ये क्या है, छोटा चकोतरा, ये छोटा चकोतरा है। ये जो आपके सामने है ये आप सबने देखा होगा नारंगी, ये नारंगी है। ये जो आपने देखा है सबको पता है नींबू, और ये सबको पता है सेब। हाँ जी, अब आप देखो तो ये छोटा चकोतरा, नारंगी और नींबू ये तीनों खट्टे फल हैं, ये तीनों खट्टे फल हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेब। हमारा आंसर होगा सेब। कुछ विद्यार्थी यहाँ पे छोटा चकोतरा करके आ गए कि सर ये नाम पहली बार सुना है, तो हमारा आंसर छोटा चकोतरा नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, सेब होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों खट्टे फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है, घी, चीज, दूध, दही। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी इसका आंसर चीज करके आ गए, जो गलत करके आ गए, हाँ गलत करके आ गए। तो ये जो घी, चीज, दूध, दही, इसमें से बेमेल बताना था, तो हमारा आंसर होगा अलग दूध। क्यों, क्योंकि दूध से ही बनता है दही, दूध से ही बनता है घी, और दूध से पनीर, और पनीर से बनती है चीज। ये आपके सामने चीज दिखाई दे रही है, ये अमूल कंपनी का है और ये ब्रिटानिया का है ना। आ गया समझ में। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, दूध होगा, चीज नहीं होगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, याद रखना। यहाँ हमारा आंसर दूध है और पिछले प्रश्न में हमारा आंसर सेब है। ये आसान आसान क्वेश्चन आप गलत मत करके आ जाना, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। आपको यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ट्राइंगल बताने हैं कितने हैं। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 के बाद में ये 17, ये 18, 19, 20, 21 और ये 22 आपके सामने सीधे सीधे बन गए। 22 के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 23, 23 के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 24, ये 23 और ये 24, फिर ये 25 और ये 26, इसी प्रकार ये 27 और ये 28, ये 29 और ये 30 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे देखो आप, इन दोनों को मिलाया तो ये 31 और इन दोनों को मिलाया तो ये 32। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 32। जिनका 32 आंसर है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जिनका 32 नहीं है उनका आंसर बिल्कुल गलत आंसर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो अशिक्षित नियोजित युवाओं को दर्शाता है। तो सबसे पहले अशिक्षित यानी शिक्षित नहीं होना चाहिए। अशिक्षित का मतलब है शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो ये जो डायग्राम है शिक्षित का, इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, अशिक्षित की। तो हमारा आंसर 2 5 6 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शिक्षित है और वो कह रहा है अशिक्षित। अशिक्षित के बाद में कह रहा है नियोजित, नियोजित में 4 भी है 7 भी है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, युवा। तो युवा के अंदर 4 है, ये जो 4 है ये युवा में भी है, नियोजित में भी है, लेकिन ये शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है। तो हमारा आंसर होगा केवल 4।
केवल 4। आ गया समझ में? हाँ जी। अगर आपसे ये पूछता कि आप ये बताओ युवा कितने हैं, तो हमारा आंसर होता 1 और 2 3, 3 और 5 8 और 4 12। वो ये कहता ऐसे कितने युवा है जो नियोजित है, तो हमारा आंसर होता 4 और 5 9। ये युवा भी है, नियोजित भी है। लेकिन उसने क्या पूछा? नियोजित युवा तो पूछा, साथ में अशिक्षित पूछा, यानी शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा आंसर होगा केवल 4। जिनका आंसर केवल 4 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तस्वीर है। तस्वीर पुरुष की भी हो सकती है, तस्वीर महिला की भी हो सकती है। तस्वीर से पता नहीं चलेगा कि वो पुरुष की है या महिला की है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता, किसका? तस्वीर वाले का। लेकिन उस तस्वीर वाले व्यक्ति का जो पिता है वो मेरे पिता का बेटा है और मेरे कोई भाई और बहन नहीं है। इस तस्वीर वाले का जो पिता है वो उस व्यक्ति के पिता का बेटा है, इस व्यक्ति के पिता का बेटा है, इस व्यक्ति के पिता का बेटा है और इस व्यक्ति के कोई भाई और बहन नहीं है। तो ये व्यक्ति कहाँ चला गया? ये व्यक्ति हो गया यहाँ पे, किसकी जगह? इसके पिता की जगह। तो ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर है इसके बेटे या बेटी की। तस्वीर किसकी है? बेटे या बेटी की। और अच्छे से समझना है तो आप ये देखो, ये है तस्वीर। इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये व्यक्ति कह रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लेकिन तस्वीर वाले का जो पिता है वो मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो इस व्यक्ति के पिता का इकलौता बेटा खुद हो गया और तस्वीर वाले का ये पिता है। तो तस्वीर हो गई इस व्यक्ति के बेटे या बेटे की, बेटी की। तो हमारा आंसर होगा उस व्यक्ति या बेटे, उस व्यक्ति के बेटे या बेटी की। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे स्वयं करके आ गए, उनका आंसर गलत है। तस्वीर है उसके बेटे या बेटी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिश्ते नाते के अंदर, ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माता पत्नी महिला। तो प्यारे विद्यार्थियों, सारी की सारी माताएं, जितनी भी माताएं हैं वो सब क्या होती है? पत्नी होती है। सारी माता पत्नी होती है और सारी माता और सारी पत्नी महिलाएं होती है। सारी माता और सारी पत्नी महिलाएं होती है। तो इस प्रकार का विकल्प आपके सामने है 4 नंबर। सारी माँ पत्नी है, सारी माँ और सारी पत्नी महिलाएं हैं। तो 4 नंबर जिनका आंसर था उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है मुकेश, ये दक्षिण दिशा है। वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमा। तो चाहे 180 डिग्री की बात करें तो चाहे 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे और चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, एक ही बात है। तो 180 का मतलब यहाँ से वो व्यक्ति किस दिशा में आ गया? उत्तर दिशा की ओर आ गया। अब उसका मुंह कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर। फिर उसी दिशा में, कौन सी दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमा। तो घड़ी तो घूमती है ऐसे, वो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो वो व्यक्ति आ गया यहाँ पर। उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, तत्पश्चात वहाँ से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी घूमती है ऐसे, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो वो व्यक्ति आ गया यहाँ पर। फिर उसी दिशा में 45 डिग्री, उसी दिशा में यानी घड़ी की दिशा में, फिर वो व्यक्ति आ गया यहाँ पर। मुकेश का मुंह कौन सी दिशा में है? तो मुकेश का मुंह है पूर्व दिशा में। तो हमारा आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों पूर्व दिशा। ये जिनका आंसर था बिल्कुल सही है। अब दूसरा तरीका क्या है? जितनी बार दाएं दाएं घूमा उनको जोड़ लो, जितनी बार बाएं बाएं घूमा उनको जोड़ लो, या जितनी बार घड़ी की दिशा में घूमा उनको जोड़ लो, और जितनी बार घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा उनको जोड़ लो। तो यहाँ पे देखो घड़ी की विपरीत दिशा में कितना है, बात करें तो विपरीत दिशा में है 180 डिग्री, फिर उसी दिशा में यानी विपरीत दिशा में है 45 डिग्री, फिर घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज कितना है 90 डिग्री, फिर घड़ी की दिशा में कितना है 45 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों 45 से 45 कट गया, 90 को 180 से काटा, पीछे बच गया 90। हमें घड़ी की
विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमाना है, यही करना था। हाँ देखो आप, सबसे पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 180, फिर उसी दिशा में 45, तत्पश्चात घड़ी की दिशा में 90, फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो ये 45 से 45 कट गया है, 90 180 में से घटाया 90 बच गया, 90 क्या बचा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो सबसे पहले उसका मुंह कहाँ था, सबसे पहले उसका मुंह था दक्षिण दिशा में। अब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, तो घड़ी तो घूमती है ऐसे, हमें घड़ी की विपरीत दिशा में यानी ऐसे लेके जाना है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये आपका आंसर आएगा। ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। तो आपका आंसर है पूर्व दिशा। पूर्व जिनका आंसर था, पूर्व दिशा जिनका आंसर था, बिल्कुल सही था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक्स वाई का पुत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, वो कह रहा है एक्स वाई का पुत्र है, तो कौन सा निष्कर्ष सही है। यदि एक्स वाई का पुत्र है तो ध्यान से देखो, एक्स वाई का इकलौता पुत्र है ना जी। हाँ, इससे हमें यह नहीं पता चलेगा कि वो उनका इकलौता पुत्र है, हमें इतना पता है एक्स वाई का पुत्र है, एक्स वाई का इकलौता पुत्र है, ये निष्कर्ष गलत है। उसके बाद में आगे देखें, वाई एक्स का पिता है ना जी। अगर एक्स वाई का पुत्र है, यदि एक्स पुत्र है किसका, वाई का, तो वाई इसके पिता भी हो सकते हैं, वाई इसके माता भी हो सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि वो उनके पिता है कि माता, क्योंकि आप जिनके पुत्र हो तो वो आपके या तो पिता है या आपके माता है। तो वाई एक्स का पिता है, नहीं जी, ये भी गलत है। तीसरा, एक्स वाई की इकलौती संतान है, नहीं जी, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प नंबर 4 जिनका आंसर था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली बार भी आपको ऐसा एक आयत का क्वेश्चन दिया था, अब की बार उसमें और पिछले प्रश्न में अंतर किसका है, ये रेखा नहीं खींचती, ऊपर वाली ये रेखा नहीं खींची है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार जो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 9 था और इसका आंसर 10 है। आराम से समझ लीजिए, इसमें 10 आयत कौन कौन से हैं, सॉरी 10 त्रिभुज कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो देखो आप, ये 1 और ये 2, ये 2, ये 3 और ये 4, कितने हो गए, 4। इन दोनों को मिलाया 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9, ये 10 और इन दोनों को मिला दिया ये 11। 11 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों एक हो गया ये 12। 12 के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 13 और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 14। तो हमारा आंसर होगा 14 ट्राइंगल है। यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं, 14। जिनका आंसर 14 है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है, ऐसा क्वेश्चन आपको पिछली बार दिया था, इसको आप समझे, ध्यान से समझे। आयत बताने हैं, रेक्टेंगल बताने हैं, आयत कितने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से यहाँ तक आयत हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक आयत हो गया 2, इन दोनों को मिलाने पर 2, ये 1 और ये 2। फिर यहाँ से यहाँ तक ये आयत हो गया 3 और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो ये हो गया 4। 4 के बाद में यहाँ से यहाँ तक मिलाया इतना, ये 5, ये यहाँ से यहाँ तक इतना 5 और यहाँ से यहाँ तक 6। उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लो, यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, ये 3 और यहाँ तक 4, ये 5 और यहाँ से यहाँ तक 6। 6 समझ में आ गया। 6 के बाद में आगे देखो, ये है 7। 7 के बाद में यहाँ से यहाँ तक, 7 के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये 8। समझ में आ गया जी। और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 9, एक ये हो गया 9 और कंप्लीट हो गया है 10। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कितने आयत बनेंगे, 10 आयत बनेंगे। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि पिछली बार वाले क्वेश्चन का आंसर 9 था, इसका आंसर 10 है। पिछली बार कई विद्यार्थी 8 कह रहे थे, जिनका गलत था। आराम से समझ लें, ये 1, यहाँ तक 1 और यहाँ तक 2,
ये 3 और ये 4, 4 के बाद में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 के बाद में यहाँ तक हो गया है 5 और ये हो गया है 6, 6 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया 7, 7 के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 8 और 8 के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 9 और ये कंप्लीट हो गया है 10। तो जिनका आंसर 10 है उनका बिल्कुल सही है। अगर ये बाहर वाली चारों रेखाएं नहीं होती इसके तो हमारा आंसर 9 होता। दोनों त्रिभुज, दोनों आयत आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे इस आकृति को पूर्ण करेगी। तो कीजिए क्वेश्चन और दीजिए आंसर। हाँ जी विद्यार्थियों, बताइए क्या आंसर आया आपका। तो आपका आंसर आराम से देखो, इस आकृति को यदि इस प्रकार मिला दें, इस प्रकार मिलाएं सबसे पहले, तो इस प्रकार मिलाएं तो ये हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर 4। क्यों? ये देखो आप, इस प्रकार की आकृति थी, इसको मिलाने पर ऐसी आकृति बनेगी। तो ये 2 डिब्बे इधर पर थे और ऐसे ही 2 ये इधर थे, तो ये 2 इधर है, तो इसी प्रकार 2 इधर होंगे और दोनों के दोनों इधर वाला विकल्प नंबर कौन सा है? 4 है। तो ये 4 नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पासे की 2 अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है, अलग अलग नाम दिखाए गए हैं जो कि ईयर, ई, नोज, माउथ, हेड और हैंड है। ईयर दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर शरीर के कौन से हिस्से का नाम होगा? तो सबसे पहले दोनों पासों में आपको यह देखना है कि 1 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। तो यहाँ दोनों में ध्यान से देखें तो यहाँ ई, वाई, ई इधर भी है, इधर भी है। यहाँ ईयर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नोज है और यहाँ पर भी नोज है। तो दोनों में कॉमन कितने हैं? 2 कॉमन हैं। तो कॉमन से कॉमन कट जाता है और जो बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ईयर के विपरीत क्या होगा? हैंड होगा। तो जिनका आंसर हैंड था उनका आंसर बिल्कुल सही था। यदि एक सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यदि 2 सतह कॉमन हैं तो कॉमन से कॉमन कट जाएंगे। बताया था ना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन, यदि पीटी को 8, 10 लिखा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, पीटी, पी का मान 16 होता है, टी का मान 20 होता है। 16 का आधा 8, 20 का आधा 10, इसको लिखा जाता है 8, 10, यानी वास्तविक मान का आधा करके लिखा है। तो वो कह रहा है एन, एल, आर को क्या लिखा जाएगा? तो एन का मान 14 है, एल का मान 12 है, आर का मान 18 है। 14 का आधा 7 है, 12 का आधा 6 है, 18 का आधा 9 है। तो 7, 6, 9, 7, 6, 9। हाँ जी, विकल्प नंबर 4 ये जिनका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। देखो पी का मान 16, 16 का आधा 8, टी का 20, 20 का आधा 10, तो एन का मान 14 का आधा 7, एल का 12 का आधा 6 और आर का मान 18 का आधा 9। 7, 6, 9 जिनका आंसर था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करके उत्तर देना है। आपको बताना है इस पासे में कितने, इस घन में कुल छोटे घन कितने हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन तो आता है हिस्सा, दोनों ही प्रश्न आप समझ लीजिए। अगर इस प्रकार का घन आए और आपसे पूछे किस घनों के ढेर में कुल छोटे घन कितने बनेंगे, कुल छोटे घन कितने बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों ही आप समझ लो, क्योंकि एग्ज़ाम में इन दोनों में से एक प्रश्न पक्का आता है। अगर इस प्रकार का घन होता तो यहाँ पे छोटे घन नीचे 3, फिर 2, फिर 1, तो हमारा आंसर होता 10। हम कैसे करते? यहाँ 1 है तो 1, 2 है तो 2 और 3 है तो 3। अब इसे उल्टा गुना करेंगे, 1, 2, 3। 1 का 3 से किया 3, 2 का 2 से 4, 3 का 1 से 3,
तो 3 4 7 और 3 10। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 का 1 से, 3 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 4 से। पहले 1 2 3 4 और फिर नीचे से 1 2 3 4। 1 का 4 से किया 4, 2 का 3 से 6, 3 का 2 से 6, 4 का 1 से 4, इनको जोड़ देंगे तो 4 6 10, 6 16 और 4 20। तो हमारा आंसर है 20। ये दोनों ही आप याद रखना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट 10 वाला है। 10 वाला अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं आए तो 20 वाला आ सकता है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर था 20। अंतिम क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है। प्यारे विद्यार्थियों, इधर लिखा है 40 42 44, तो 821 और 779, 800 700 1500 79 और 2100, तो ये हो गया 1600। इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 1600, और 40 का वर्ग होता है 1600। इन दोनों संख्याओं का टोटल करें, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 8 8 16 और 1 17। ये 1700 है 42 का स्क्वायर। 1700 किसका स्क्वायर होता है, 42 का, और 1600 स्क्वायर होता है 40 का। तो इन दोनों संख्याओं का वर्ग 44 का वर्ग के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो 44 का वर्ग कितना होता है, 40 का वर्ग 1600, 41 का 1641, 42 का 1764, 43 का 1849 और 44 का होता है 1936। 44 का वर्ग होता है 1936। 1936, तो 1936 में से आप 999 999 घटा दीजिए, तो 16 में 9 घटाए 7, इधर बचा 2, 12 में 9 घटाए 3, इधर बचे 8, 18 में 9 घटाए 9, 937। तो जिनका आंसर 937 है उनका आंसर बिल्कुल सही था। इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके ये 40 का वर्ग बना। इन दोनों का टोटल 42 का वर्ग है। इन दोनों संख्याओं का टोटल 44 का वर्ग है। 44 का वर्ग होता है 1936। 1936 में जब 999 घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 937। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो रीजनिंग के आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन थे। अब आप कमेंट करके बताना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आपको पेपर कैसा लगा। अब 24 तारीख को फिर आपका पेपर है। 24 तारीख वाले पेपर को फिर अपने हल करेंगे। उसके बाद में आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम है, और 24 तारीख को जब आप एग्ज़ाम देने आओगे तब आपको रीजनिंग के नोट्स मिलेंगे। कुछ बैच में तो रीजनिंग के नोट्स बांट दिए थे, लेकिन सभी विद्यार्थियों को नहीं मिले, इसलिए आज नोट्स तैयार हो चुके हैं। 24 तारीख को आओ तो अपना आई कार्ड साथ लेके आना। रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक का आपको नोट्स दिए जाएंगे। और आज आपको, हाँ, एक खुशखबरी और भी है कि अगले एग्ज़ाम के अंदर ऐसा पेपर बनाएंगे कि वहाँ से सेम क्वेश्चन आने की भी संभावना रहेगी। तो आप पेपर अवश्य दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।